Assalamu alaikum, dear students, and I formally welcome all of you to this crash course session that is conducted for the students of 10th class Federal Board. So first of all, I will share the layout of today's class कि हम लोग चीज़ें किस तरह से करेंगे, हमारा layout क्या होगा, and then following that schedule, following that layout, we will continue our sessions. So first of all, I will guide you about the paper pattern and how to attempt your paper on SLO sheets and the control sheets. And then I will tell you about the time management of paper in the paper as well. While you will be sitting in the examination hall and you will be having the question paper in your hands and the answer sheets as well. तो आपने 3 hours के अंदर अपना पेपर जो है उसको कंडक्ट किस तरह से करना है। और हमारा ये जो 3 hours का सेशन है दैट विल बी बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ 40 मिनट्स के 4 to 5 सेशंस होंगे एंड उसमें हमारा जो लेआउट होगा दैट विल बी वी विल मूव फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। मेरी जो टेक्निक है वो यही है कि SLO बेस्ड जो करिकुलम होता है उसमें आपको सिलेबस की बजाय आपको पेपर पैटर्न जो है उसको फॉलो करना होता है एंड एवरी क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली वी नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड साथ में ये जो आपका चैट बॉक्स है इसमें यू कैन रेज योर क्वेश्चंस या वट एवर द इशू you are facing, and if they let's say if someone says in the chat box okay the screen is not visible, yeah, the voice is not audible, so the other people they can, instead of me checking the chat box and responding to those questions, तो आप में से कोई बच्चा जो है वो उस चीज को रेक्टिफाई कर सकता है कि अगर किसी को लग रहा है कि स्क्रीन विजिबल नहीं है, so someone can reply and tell कि yes the screen is visible, and if someone says that the audio is not clear, so you can clarify instead of me answering that kind of questions. वेल सो एज आई वाज सेइंग कि हम लोग सबसे पहले जो है वो पेपर पैटर्न की तरफ मूव करेंगे और पेपर का जो पैटर्न है जो सिलेबस है उन सारी चीज़ों को हम स्टार्ट में क्लैरिफाई कर लेंगे एंड देन फॉलोइंग दैट मेथड क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो है हम लोग मूव करते जाएंगे। सो दैट इज द कंट्रोल शीट, ठीक है, जिसके ऊपर आप लोग जो है वो अपना पेपर आपने अटेम्प्ट करना होगा एंड दीज आर द जनरल गाइडलाइंस अबाउट द सिलेबस। आई होप कि अब तक आप लोगों ने काफ़ी सारे प्री बोर्ड्स भी दिए होंगे, क्लास आपके स्कूल्स के अंदर कॉलेजेस के अंदर भी आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा पेपर्स वगैरह लिए गए होंगे एंड जनरली ये होता है कि स्कूल्स के अंदर या कॉलेजेस के अंदर जो पेपर्स लिए जा रहे होते हैं वो बोर्ड के पैटर्न को सामने रखते हुए ही लिए जा रहे होते हैं। तो जस्ट क्विकली इन 1 to 2 minutes आई विल गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस एंड साथ साथ फिर मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये वाला क्वेश्चन है तो इसको आपने आंसर शीट्स के ऊपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो 75 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर है जिसमें से जो आपका इसमें देयर आर 3 सेक्शंस। सेक्शन ए आपका जो है दैट इज ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसमें यू विल हैव द 15 क्वेश्चंस और उनको आपने क्या करना होगा, बबल शीट्स के ऊपर फिल करना होगा। Although it's not your first paper, you have already given 3 to 4 papers in 10th class, तो आपको अब तक जो पेपर्स जो बबल शीट्स का लेआउट है वो आपको समझ आ चुका होगा। बट द जनरल गाइडलाइन अबाउट दिस क्वेश्चन इज कि आपने जो बबल्स हैं उसको अच्छे तरीके से फिल करना है। दीज आर द क्लासिकल रूटीन गाइडलाइंस जो कि आपको हर टीचर ही बताता होगा कि बबल्स को आपने अच्छे तरीके से फिल करना है एंड वाइटनर आपने इसके ऊपर यूज नहीं करना। वेल एनी हाउ 15 मार्क्स के आपके MCQs होंगे एंड उसके बाद आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है एंड दैट इज ऑफ 36 मार्क्स। और इस 36 मार्क्स की जो डिवीजन है वो कुछ इस तरह से है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है that is going to be of comprehension base, ठीक है, और इसमें you will have a passage of 250 to 350 words एंड उस पैसेज में से आपसे एक तो समरी आपने उसकी लिखनी होगी 6 मार्क्स की और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग 6 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे उन 6 शॉर्ट क्वेश्चंस में से यू विल हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एवरी क्वेश्चन विल बी ऑफ 3 मार्क्स। तो ये आपका 18 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है दैट इज फ्रॉम द पोएट्री सेक्शन और पोएट्री सेक्शन में से इट्स अ 6 मार्क्स क्वेश्चन जिसमें से 2 मार्क्स की आपको पैराफ्रेज लिखनी होगी स्टैंजा की एंड 4 मार्क्स का आपको एक स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। फ्रॉम एवरी स्टैंजा देयर विल बी टू क्वेश्चंस और इसमें आपको चॉइस भी नहीं होगी। चॉइस इस तरह से होगी कि आपको 2 स्टैंजास दिए गए होंगे और फ्रॉम एवरी स्टैंजा देयर विल बी 2 क्वेश्चंस, लेकिन विद इन दैट स्टैंजा फिर आपको चॉइस नहीं होगी। आप जो स्टैंजा अटेम्प्ट कर रहे होंगे उसकी आपको दोनों क्वेश्चन जो हैं उनको आपको अटेम्प्ट करना होगा।
और आपका ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। सो टोटल आपका जो पोएट्री में से क्वेश्चन आना है वो आपका 6 मार्क्स का आना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है सेक्शन बी के अंदर, दैट इज ऑफ 14 मार्क्स, जिसमें 4 मार्क्स के जो हैं आपको जो है वो फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आ सकते हैं, और उसके बाद 4 मार्क्स के जो हैं वो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आने हैं। 4 मार्क्स की जो आपकी जो है आप हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। You will be given sentences and the examiner can ask you to convert those sentences in any other form, ठीक है। तो इस तरह से आपका सेक्शन बी जो है वो कंक्लूड होता है। फिर उसके बाद वी मूव इनटू सेक्शन सी, और सेक्शन सी आपका जो है दैट इज ऑफ 24 मार्क्स, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, एंड दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको या तो एक एप्लीकेशन लिखने के लिए आ सकती है या फिर आपको लेटर आ सकता है, और दोनों के अंदर आपको क्या होगी, चॉइस होगी, ठीक है। या तो आपको लेटर आ सकता है या फिर आपको एप्लीकेशन, एंड दोनों में आपको क्या होगी, चॉइस होगी। तो ये आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और उसके बाद वी मूव इनटू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, जिस तरह आप लोगों ने 9th में पैराग्राफ राइटिंग की थी, तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर, बट डिफरेंस इसमें यह है कि वहां पे आपको एक पैराग्राफ इन द फॉर्म ऑफ एन ऐसे, एक मिनी ऐसे की सूरत में आपको पैराग्राफ लिखना होता था। बट हेयर you will be given a topic, and the focus will be to check whether you can use the transitional devices or not, ठीक है। तो the students are requested to develop a passage using the transitional devices of sequence, comparison, contrast, and cause and effect. So these are the three areas from the transitional devices that will be checked. तो उसमें आपको how to make a cup of tea, how to boil an egg, or your daily routine, that kind of paragraph can be there of 6 marks. और उसकी जो मार्किंग है वो लेटर ऑन लास्ट सेशन होगा, उसमें मैं आपको जो फेडरल बोर्ड का जो मार्किंग क्राइटेरिया है पेपर का, वो भी मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ 10th क्लास का समझाऊंगा। बट इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें 6 आउट ऑफ 6 आपके तब आएंगे जब आपने एटलीस्ट 6 जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं उनको आपने अच्छे तरीके से प्रॉपरली आपने उनको यूज किया होगा, और आपके बाकी सेंटेंसेस भी ठीक होंगे। और सेंटेंसेस के ठीक होने के साथ साथ इफ यू विल यूज दीज 6 ट्रांजिशनल डिवाइसेस करेक्टली, तो आपको 6 आउट ऑफ 6 जो है वो इसमें मार्क्स मिलेंगे। तो आपको एक पैराग्राफ लिखने के लिए भी आ सकता है, और आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ हो और उसके अंदर ट्रांजिशनल डिवाइसेस मिसिंग हो, तो इस तरह से भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन विल बी ऑफ ऐसे राइटिंग, जिसमें आपको 200 to 250 वर्ड्स का ऐसे लिखना होगा, एंड दैट विल बी ऑफ 10 मार्क्स। तो ये आपका है जनरली स्पीकिंग आपका मॉडल पेपर या पेपर पैटर्न। उसके बाद हम आ जाते हैं कि आपने ये जो आपका पेपर होगा, ये आपका सिलेबस है या सिलेबस गाइडलाइंस है, और उसके बाद ये आपका क्या है, मॉडल पेपर है। अब इसमें मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। दिस इज वेयर यू विल बी राइटिंग द पेपर्स ऑन द ई शीट्स। तो आपकी जो ई शीट है दैट इज ऑफ 12 पेजेस, ठीक है। और इन 12 पेजेस में भी क्या है, द फर्स्ट जो 2 पेजेस हैं दे आर नॉट फॉर योर यूज। फर्स्ट जो पेज है, इसमें ऑब्वियसली फर्स्ट यू विल राइट द नेम ऑफ एग्जामिनेशन, दैट इज फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन। आप यहाँ पे एसएससी, ठीक है, एसएससी फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन, या एसएससी, और उसके बाद 2023 भी लिख सकते हैं, बट दिस इज समथिंग दैट यू हैव बीन ऑलरेडी डूइंग। उसके बाद आपका पेपर जो होगा वो इंग्लिश कंपलसरी होगा। यहाँ पे आपने सिर्फ इंग्लिश नहीं लिखना, यू हैव टू राइट इंग्लिश कंपलसरी। कंपलसरी को आप पैरेंथेसिस में यानी ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं हेयर, बट सिंपली इंग्लिश आपने नहीं लिखना, बिकॉज देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इंग्लिश। तो आपने यहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी लिखना है। यहाँ पे यू विल मेंशन द डेट। यहाँ पे आप बेटा कुछ भी नहीं लिखेंगे, और ये वाली जो जगह है यहाँ पे भी आपने कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। और फिर उसके बाद ये वाली जगह भी आपने कुछ भी नहीं लिखना, और यहाँ पे भी आपने कुछ नहीं लिखना। फिर यहाँ पे यू विल राइट योर रोल नंबर, ठीक है। और रोल नंबर जो है वो जो जैसे लेट सपोज यहाँ पे अगर आपका 4 है, तो यहाँ पे आप नीचे जाके 4 की बबल को फिल करेंगे। इफ इट इज 3 है तो यहाँ पे आप 3 की बबल को फिल करेंगे। इफ इट इज 0 है तो यहाँ पे आप 0 की बबल को। सिमिलरली जो है वो आप अपना जो फर्स्ट पेज है जिसको इंटरफेस ऑफ पेपर बोलते हैं उसको आप फिल करेंगे। एंड देन द सेकंड पेज यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग हियर, एंड दिस इज फ्रॉम वेयर योर एक्चुअल पेपर स्टार्ट्स। अब इसमें चूंकि आपके पेपर के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज ऑफ समरी राइटिंग, तो ये आपका क्या है, दैट इज कंपलसरी, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 अबाउट समरी राइटिंग इज कंपलसरी। तो इसकी जो हेडिंग है वो ऑलरेडी टाइप्ड है। तो इस एक पूरे पेज के ऊपर यू विल राइट द समरी, ठीक है। ये आपका समरी का पेज होगा। अब यहाँ से ऑनवर्ड्स जो है, लेट्स सपोज आपका ये पेपर है और इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये तो हो गया ना समरी का।
फिर उसके बाद आपके पास रिमेनिंग जो 6 क्वेश्चन हैं, क्योंकि 7 टोटल हैं, इसमें से पहला समरी का निकल गया। अब 6 में से आपको कोई से 4 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। अब इसमें लेट सपोज आप सबसे पहले चाहते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट करें, तो फिर यहाँ पे आप हेडिंग देंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। लेकिन ये आपका होगा क्या, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 होगा। तो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आपने कितने करने हैं, आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं 4। तो एक आप यहाँ पे करेंगे, दूसरा आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे अप्रोप्रिएट हेडिंग जो होगी वो आप देंगे। उसके बाद तीसरा आप जो है वो यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट, जो जो भी आपका पार्ट होगा, बट दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 4, वो आप यहाँ पे करेंगे। तो उसके बाद आप देखें कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा प्लेस नहीं है, आपको ना तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की इजाजत है, ना ही आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने का सोचने की आपको कोई जरूरत है। आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, 4 की ही जगह बनी हुई है, सो यू हैव टू यूज इट वाइजली। कि ऐसा ना हो कि आप गलत कर बैठे और आप कहें अच्छा मैं तो एक्स्ट्रा कर लूंगा, सो यू विल नॉट बी हैविंग एनी चांस और एनी ऑप्शन टू अटेम्प्ट द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद तबस्सुम, यस आई विल टेक योर क्वेश्चंस फर्स्ट, लेट मी एक्सप्लेन ऑल ऑफ द मैकेनिक्स, और उसके बाद फिर जो भी आपके ई शीट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे तो दैट यू कैन आस्क। उसके बाद बेटा वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वी हैव 2 पार्ट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं हमारे पास। पार्ट ए है और फिर उसके बाद क्या है, पार्ट बी है। अब इसमें जो टेक्निकल चीज़ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है, वो ये है कि अब ये जो आपका पार्ट ए है, विद इन पार्ट देन यू हैव द सब ऑप्शंस, ठीक है। आई मीन योर पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए इज अबाउट पैराफ्रेज, and within that you have 2 stanzas and you can attempt any of the stanza. You have to write the paraphrase, so you can attempt the paraphrase of this stanza or you can write the paraphrase of this stanza as well. Now the important thing is कि let's say if you are attempting this stanza, ठीक है, this one, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट ए, और पार्ट ए के अंदर आप यहाँ पे लिखेंगे कि आप जो पार्ट ए का जो सेकंड स्टैंजा था या सेकंड पार्ट था, वो आप जो है वो इसमें से अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट कर रहे हैं तो आप फर्स्ट लिखेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आप पार्ट बी में आ जाते हैं, तो अब देखें पार्ट बी जो है, इसमें इन लोगों ने यहाँ पे आगे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, बट आपने क्या करना है, व्हेन वी मूव टू पार्ट बी, तो पार्ट बी के अंदर अगेन वी हैव द सेम थिंग, ठीक है, कि इसमें पार्ट 1 भी है, पार्ट बी के अंदर आगे, एंड द पार्ट बी भी है। तो इसमें से भी अगेन वट एवर द पार्ट यू विल बी अटेम्प्टिंग, तो आप यहाँ पे आगे खुद से आप लिखते हैं, ठीक है। पार्ट अगर 1 कर रहे हैं तो 1, और अगर आप 2 कर रहे हैं तो 2 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद आप जो है वो जो स्टैंजा बेस्ड जो आपका पोर्शन होगा वो आप करेंगे। इसमें भी अगेन यू डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा स्पेस, ये आपका जो है, मैं यहाँ पे पी लिख देता हूँ, दैट इज फॉर द पैराफ्रेज, ठीक है, दिस पार्ट, एंड दिस इज फॉर द स्टैंजा क्वेश्चंस, यहाँ पे मैं क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है, फॉर द स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस। उसके बाद वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, एंड इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव 3 पार्ट्स, पार्ट ए एंड देन पार्ट बी एंड पार्ट सी, एंड ये जो तीनों पार्ट्स हैं दे आर ऑफ 4 मार्क्स। और पार्ट ए जो है, इसमें भी आपको क्या दिए होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आ सकता है, आपको ये किसी भी और फॉर्म में भी आपसे एक पैराग्राफ की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, बट जनरली स्पीकिंग क्या होगा, देयर आर 4 सेंटेंसेस एंड देयर इज नो चॉइस। तो आपने इन चारों सेंटेंसेस की जो फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको आपने क्या करना है, अप्रोप्रिएटली लिखना है। So 4 sentences you have to make. Up most of the times when I was taking the mock sessions with the students of 10th class, तो कुछ बच्चे क्या करते थे, वो सिंपल यहाँ पे जैसे वो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हार्डली हैड वी रीच द स्कूल व्हेन द बेल डैश, तो वो क्या करते थे, सिंपल रैंक लिख देते थे, यानी कि यहाँ पे आंसर शीट पे वो नंबर 1 और आगे सिर्फ उसका आंसर लिख दिया। दैट यू नॉट हैव टू डू, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। उसकी रीजन ये है कि आप लोगों के जो पेपर्स हैं ये बेटा ई मार्किंग होगी इसकी स्क्रीन के ऊपर, जिस तरह भी आपको ये स्क्रीन के ऊपर शीट नजर आ रही है, इसी तरह आपके एग्जामिनर को शीट नजर आ रही होगी और वो आपका पेपर चेक कर रहा होगा। तो आप उसको जितना फैसिलिटेट करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। आपने सिर्फ आंसर लिखा तो देन द एग्जामिनर हैज टू divert himself or herself and check the question and then tally your answer with that, and it will obviously take some time. तो आपने अपना टाइम जो है वो अपने पेपर में भी आपने डिसेंसी को बरकरार रखना है और एग्जामिनर को भी आपने फैसिलिटेट करना है। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज कि आप अगर ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यू हैव टू राइट द फुल सेंटेंसेस, और फुल सेंटेंस आप ब्लू से लिख लें और आंसर को ब्लैक से लिख लें, या आप सेंटेंस को ब्लैक से लिख लें, आंसर को ब्लू से लिख लें, बट इन एनी केस। तो क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं। पार्ट ए जो है वो आप करेंगे बेटा यहाँ पे अटेम्प्ट, ठीक है, और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपको, तो पार्ट ए आप यहाँ पे करेंगे, पार्ट बी जो है वो आप यहाँ पे करेंगे, एंड
देयर यू विल अटेम्प्ट पार्ट सी। ठीक हो गया? तो दिस मीन्स कि आपका एक ही पेज के ऊपर जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके तीनों पार्ट्स जो है वो आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। Then we move to section C, and in section C, first of all, we have question number 5, and question number 5 is about letter writing. या तो आपको कोई एप्लीकेशन आ सकती है, जॉब एप्लीकेशन, या फिर आपको लेटर टू एडिटर आ सकता है। ठीक है? एंड दोनों में आपको क्या होगी, चॉइस होगी, और आपने एक ही अटेम्प्ट करना है, दोनों आपने अटेम्प्ट नहीं करने। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 5, जेंटलमैन एंड जेंटल लेडीज, आपके पास सिर्फ एक पेज है। यू हैव टू राइट द लेटर ऑन वन पेज। Now, this is something very important to learn, very, very important. Some of the students, although it's not a technical term, it's not a bookish term, but I use it for just to make the students realize. कुछ बच्चे जो है ना, वो उनका जो फॉन्ट होता है ना, वो बड़ा कैमल फॉन्ट होता है, ऐसे लग रहा है जैसे ऊंट की तरह। मतलब आई एम नॉट मॉकिंग योर हैंड राइटिंग, बट जस्ट टू टेल यू दिस कि आपको कुछ बच्चे ना बहुत बड़ा बड़ा करके लिखते हैं। तो जब आप बहुत बड़ा बड़ा करके लिखेंगे बेटा, एंड यू हैव ओनली वन पेज, सो यू विल नॉट बी एबल टू राइट योर लेटर, और फिर यू विल रिक्वायर एक्स्ट्रा स्पेस, और एक्स्ट्रा स्पेस आपको यहाँ पे मिलेगी नहीं, तो देन यू विल बी इन ट्रबल। सो कीप दिस इन योर माइंड, दिस इज 8 मार्क्स क्वेश्चन, 8 नंबर हैं इस क्वेश्चन के, एंड यू हैव ओनली वन पेज। ठीक है? एक पेज के ऊपर यू हैव टू राइट द होल लेटर। अब जिन बच्चों ने मेरे साथ मॉक सेशंस किए हैं, उनमें से कुछ बच्चे अभी क्लास में भी होंगे, बल्कि सारे शायद होंगे, तो ये है कि उनको मैंने प्रैक्टिस करवाई है इस चीज़ की, बार बार उनसे मैंने इसी शीट के अकॉर्डिंग भी प्रैक्टिस करवाई है। और हो सकता है कि उनको ये लेक्चर जो है थोड़ा सा बोरिंग भी लग रहा होगा, ये चीज़ें तो हमें सर ने पहले से बताई भी हैं, बट आई हैव टू रिपीट दीज थिंग्स अगेन, बिकॉज टुमारो यू हैव पेपर, एंड मे बी बिफोर दैट यू हैव बीन स्टडीइंग फिजिक्स और केमिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट्स। तो हो सकता है कि आप इंग्लिश की सारी चीज़ें भूल चुके हो। सो इट्स जस्ट आई वांट टू रिवाइज ऑल ऑफ द स्टफ, सो दैट सारी की सारी चीज़ें आपके जहन में ताज़ा हों। अभी जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, तो ये 24 आवर्स तक तो वो कहते हैं ना कि सुनी हुई बात जो है वो 20-24 घंटे तक तो जहन में रहती ही है। तो कल इस एग्जैक्टली इसी टाइम पे आप जो है वो पेपर में बैठे होंगे, एंड यू विल बी अटेम्प्टिंग द पेपर। तो आई वांट कि आपकी और पेपर से एक दिन पहले क्रैश सेशन रखने का जो पर्पस है वो भी यही होता है कि जो चीज़ें मैं आपको बताऊं तो वो ताज़ा ताज़ा आपके जहन में हों, and then in the light of those guidelines you can attempt the paper. तो I cannot overemphasize it, मैं इस पे और ज़्यादा आपको जो है वो इस पे ज़्यादा एम्फेसिस नहीं कर सकता, बट यू नीड टू कीप दिस इन योर माइंड कि आपके पास लेटर लिखने का सिर्फ एक पेज होगा। ठीक है? अच्छा, उसके बाद वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है? एंड अगेन क्वेश्चन नंबर 6 इज अबाउट पैराग्राफ राइटिंग आ सकती है, या सिमिलर टू दैट। मैंने इस पे आपको ऑलरेडी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब इसके लिए यू विल बी हैविंग वन पेज अगेन। ठीक है? और उसके बाद वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज ऑफ एसे राइटिंग, एंड इसके लिए यू हैव 3 पेजेस। ठीक है? यू विल बी हैविंग 3 पेजेस फॉर राइटिंग एन एसे। तो अब 3 पेजेस हैं, 3 पेजेस को आप आराम से यूटिलाइज करें, जिस तरह से भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब बच्चों के जहन में ना एक क्वेश्चन जो इस वक्त खुलबुला रहा होगा, या बच्चे एक क्वेश्चन जो पूछना चाह रहे होंगे, वो ये है कि सर अगर हमारे पास 3 पेजेस हैं ऐसे के लिए, तो अगर हम 2 पेजेस के ऊपर ऐसे लिख लें, तो जो लास्ट में एक पेज हमारा बच जाएगा, उसके ऊपर क्या हम कोई ऐसा क्वेश्चन जो हमसे ऊपर गलत हो गया हो, या हमारे पास जगह ना बची हो, तो क्या हम वो वाला क्वेश्चन जो है वो पेज 3 के ऊपर, या ऐसे लिखने के बाद जितनी भी जगह बच जाएगी, क्या हम वहां पे काट के पेज को, क्या हम वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सो द आंसर इज नो, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है? तो ये एक चीज थी। दूसरी बात ये है कि आप मार्कर का अच्छे से इस्तेमाल करें, आप पेन्स का अच्छे से इस्तेमाल करें। इंग्लिश का जो पेपर है, क्योंकि इंग्लिश का जो पेपर है वो ज़्यादा इंग्लिश के टीचर ही सारी बातें चेक करते हैं, तो जो लिटरेचर के लोग होते हैं वो ज़रा सफाई पसंद होते हैं, वो उनको कटिंग और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो, वैसे सारे टीचर्स कोई कटिंग पसंद नहीं होती पेपर में, बट जो इंग्लिश वाले टीचर होते हैं वो इस चीज़ को लेकर ज़्यादा टची होते हैं। तो आपने बेटा जो पेपर है उसके अंदर आपने कटिंग नहीं करनी, आपने उसकी जो ब्यूटिफिकेशन है, ब्यूटी देखें, जो पेपर के अंदर जो ब्यूटी होती है उसके कोई नंबर्स नहीं होते, उसके कोई नंबर्स डिजाइन नहीं होते कि जी पेपर जो है वो खूबसूरत लिखने के 10 नंबर हैं या खूबसूरत लिखने के 5 नंबर हैं। लेकिन ये है कि आपको वो इस तरह से फायदा करती है, जो आपकी सफाई होती है, जो जो आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन है, कि अगर एक 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छा करके लिखा हुआ है, तो उसमें अगर आपके 3 बन रहे थे, तो हो सकता है वो आपको 3.5 दे देगा कि यार बच्चे ने लिखा हुआ कितना मजे का है, कितना प्यारा है वो। देखें, इंसान जो है ना उसको खूबसूरती अपील करती है, और खूबसूरती जो है
उसको देख के हम उसको हमारे अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है खूबसूरत चीजों को लेके, खूबसूरती को लेके। तो आपका सवाल अगर खूबसूरत लिखा हुआ होगा तो जहाँ पे आपके 3 बनते होंगे वो आपको 3.5 दे देगा। अगर आपको आपके लेट्स सपोज देखें 7 क्वेश्चंस हैं, अगर आपको 7 क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन में अगर आपको 0.5 का भी मार्जिन मिलता है, तो अब आप देख लेना कि आपके 7 क्वेश्चंस हैं, तो आप खुद मैथ कर लें कि 3-3.5 नंबर जो हैं वो आपको 75 में से 3 नंबर्स आपको सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन के मिल गए। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक एक नंबर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने बेटा पेपर की जो प्रेजेंटेशन है उसका आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। तो अभी यू कैन क्विकली आस्क, जो लेआउट है इससे रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लें। फिर उसके बाद मैं आपको इसी सेशन के अंदर आपको मैं जो टाइम मैनेजमेंट है कि आपने 40 मिनट्स के, सॉरी 3 आवर्स के अंदर, क्योंकि 3 आवर्स का आपका पेपर होगा, लेट मी शो यू हियर एज वेल। 3 आवर्स का बेटा आपका पेपर होगा, जिसमें से आपका 20 मिनट्स जो हैं वो आपके होंगे एमसीक्यूज के लिए, और उसके बाद आपके 160 मिनट्स, यानी 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स, 160 मिनट्स जो होंगे ये आपके होंगे सब्जेक्टिव के। तो आपने 3 आवर्स के अंदर अपना पेपर अटेम्प्ट किस तरह से करना है, दिस आई वांट टू टेल यू एज वेल। तो अभी यस, देयर आर 2 पार्टिसिपेंट्स हु हैव रेज्ड हैंड्स। यस, तबस्सुम, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो समरी लिखनी है जी। उसका जो टाइटल होगा सर वो स्टार्ट में लिखें या एंड में, क्योंकि मॉडल पेपर में सर एंड पे लिखा हुआ है टाइटल। देखिए मॉडल पेपर में तो एंड पे लिखा हुआ है, बट ये है कि आप टाइटल होता है ना, तो टाइटल कहाँ पे होता है? टाइटल मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज एट द फ्रंट ऑफ एनीथिंग, मतलब कोई भी चीज है तो उसका जो उन्वान है वो क्या होता है, वो उसके टॉप पे होता है। बट इन केस आप अगर उसका देखें, सबसे पहले आप उसको समरी, आप जैसे लेट सपोज आप समरी अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप समरी की हेडिंग देंगे और उसके नीचे जाके आप टाइटल लिखेंगे। तो क्यों ना आप समरी की, जो आपने ऊपर समरी की हेडिंग दे रहे हैं और वो एक एनोनिमस सा क्वेश्चन लग रहा है कि पता नहीं किस चीज की समरी है, क्या चीज है, आप यहाँ पे पहले समरी की हेडिंग दें, लिखना शुरू करें, नीचे आके आप टाइटल लिखें। तो आप क्यों ना यहाँ समरी लिखने की बजाय आप उसका टाइटल ही लिख लें, आपका टाइम भी बचेगा, आपके मार्कर भी बचेगी, और आपका जो है वो क्वेश्चन जो है वो डिसेंट भी लगेगा। सो द अप्रोप्रिएट वे इज टू गिव द टाइटल एट राइट अप फ्रंट। बट अगर आप यहाँ पे नहीं दे सकते और नीचे भी देते हैं, तो उससे एग्जामिनर जो है वो आपका क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, दैट आई कैन अश्योर यू, गलत नहीं करेगा। बट सही। बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट इज टू राइट द टाइटल एट द टॉप फ्रंट। ओके, और सर उसके अलावा वो जो है क्वेश्चन नंबर 4, जी उसके अंदर जी। सिर्फ और सिर्फ जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसमें ही आप कह रहे हैं ना कंप्लीट कंप्लीट लिखना है, नहीं तो डू एज डायरेक्टेड वगैरह वो तो सर हम सेंटेंस वही वाला लिखे ना, या उनका भी क्वेश्चन लिख के फिर नीचे लिखें। देखिए, अगर तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है और यू हैव, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने, जब मैं आपको टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा ना, तो उसमें मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, तो आपको अगर लग रहा है कि आप इसको पूरे को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, जी तो आप जो है वो कर दें। अदरवाइज आप ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको आप जो है वो सिंपल ये कर दें। जैसे यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि चेंज इनटू द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आप सिंपल इसका इंट्रोगेटिव बना के लिख दें, ये वाला है तो। लेकिन ऊपर आप फिर आप कर देना कि नंबर 1 चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, और नीचे आप सेंटेंस लिख दें नंबर 2। अब ये सारा का सारा क्या होता है, पेपर के अंदर ना हम लॉ ऑफ इकोनॉमी अप्लाई करते हैं। अब लॉ ऑफ इकोनॉमी क्या है कि आपके पास अगर पैसे ज्यादा हैं तो आप ज्यादा जी खर्चा कर दो। अगर आपके पास 1 करोड़ है तो 1 करोड़ में आपने घर बनवाना है तो फिर आपकी स्ट्रेटेजी और होगी, लेकिन अगर आपने 50 लाख में बनाना है तो फिर आपकी स्ट्रेटेजी और होगी। अगर आप पीछे अब सारा खर्चा कर चुके हैं, सारा टाइम आपका जो था वो आपने समरी में लगा दिया, या आप किसी क्वेश्चन में फंसे रहे, तो उस सूरत में तो फिर यही होगा, फिर आप सिर्फ फॉर्म ऑफ वर्ब भी लिख के आ जाए ना, तो भी क्या होगा कि आई विल बी हैप्पी कि यार टाइम आपके पास थोड़ा था लेकिन फिर भी आपने पूरा अटेम्प्ट तो कर लिया। तो ये ना हो कि आपके पास ऑलरेडी टाइम स्ट्रेच्ड है, आप ऊपर किसी किसी भी वजह से, मतलब यू वर नॉट फीलिंग वेल, या आप किसी क्वेश्चन में फंस गए, या आपका पेन नहीं चल रहा था बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो फिर तो ऑब्वियसली देन यू हैव टू जस्ट राइट द फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। बट द आइडियल केस सिनेरियो यही होता है कि आप जिस जिस तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो सी पार्ट है, इसमें भी आइडियल सिनेरियो यही है कि यू राइट द सेंटेंस एंड देन यू चेंज इट, ठीक है। बट आप ऑब्वियसली इतना आपके पास टाइम नहीं होता, तो यू कैन सिंपली गो फॉर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाह सर, सर क्या अल्लाह हम हाफिज़। जी जी। सर क्या हम हाइलाइटर वगैरह चीजें यूज कर सकती हैं पेपर के ऊपर? No, you cannot use the highlighter. You only can use two colors, and that is blue and black. ठीक है, आप ब्लू पेन यूज कर सकते हैं, ब्लू मार्कर यूज कर सकते हैं, ब्लू पॉइंटर यूज कर सकते हैं, ब्लैक पेन, ब्लैक पॉइंटर, ब्लैक मार्कर। नो हाइलाइटर, नथिंग लाइक दैट। ओके।
कटर मार्कर यूज कर सकते हैं? कट वाला मार्कर आप कट वाला यूज करें, बगैर कट वाला यूज करें। सो मार्कर, पेन, बॉल पॉइंट, ये वाला जो जिनको हम फॉर्मल टूल्स बोलते हैं, आप ये फॉर्मल टूल्स आप यूज कर सकते हैं। बट हाइलाइटर, ग्लिटर मार्कर, ग्लिटर पेन, इस तरह की जो चीजें हैं उनको आप ना यूज करें। एंड जो इंक पेन होता है, अवॉइड यूजिंग इंक पेन एज वेल, बिकॉज जो 80 ग्राम एंड प्लस के जो पेपर्स होते हैं ना, जिस पेपर का जो वेट होता है वो 80 ग्राम या 80 ग्राम से ऊपर होता है, उसके ऊपर जो इंक होती है वो नहीं फैलती। लेकिन ये जो आपके जो फाइनल के एग्जाम्स के अंदर जो पेपर यूज किया जाता है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स लेस देन 80 ग्राम होता है। ये 50 टू 70 ग्राम्स का पेपर होता है। अब 50 टू 70 ग्राम का जो पेपर है, उसकी थिकनेस जो है वो इंक को सस्टेन नहीं कर सकती, इंक को वो जो है वो अब्सॉर्ब नहीं कर सकती। तो फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि when you write your summary and you turn the page and you are on the paraphrase, तो वो summary पीछे से ना वो जिस तरह होता है ना, झातियां डाल रही होती है, and then it all gets messy. So the better way is to avoid using the ink pen, but other than that आप कोई सा भी पेन, पियानो का यूज करें, डॉलर का, सिग्नेचर का, किसी भी कंपनी का आप जो है वो बॉल पेन यूज करना चाहते हैं, पॉइंटर यूज करना चाहते हैं, तो दैट यू कैन डू दैट। जी, क्विकली यू कैन आस्क। अस्सलाम वालेकुम सर। यस यस सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपने जो बताया है अभी भाई को भी, कि जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स है उसमें हम पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं। अगर हमारे पास काफी टाइम इस तरह होता है कि टाइम इशू बहुत होता है, प्री बोर्ड में भी इसी तरह होता है कि टाइम यस इशू बहुत होता है, अगर खाली हम आंसर्स भी लिख दें तो उसमें हमारे मार्क्स तो डिडक्ट नहीं होंगे नहीं, ना? मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होंगे। दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग कि एक आइडियल केस सिनेरियो होता है और एक वर्स्ट केस सिनेरियो होता है। अब आइडियल केस सिनेरियो में यू हैव टू राइट द फुल सेंटेंसेस। द वर्स्ट केस सिनेरियो, आपके पास टाइम थोड़ा थोड़ा है, और आपके पास टाइम थोड़ा क्यों होता है, उसकी रीजन ये है कि आपको किसी ने बताया ही नहीं होता कि आपने पेपर को, आपके टीचर्स जो हैं वो आप आके आपसे पेपर तो छीन लेते हैं जब आपका टाइम पूरा होता है, लेकिन आपको किसी ने बताया नहीं होता कि आपने 3 आवर्स का जो पेपर है उसको 3 आवर्स में अटेम्प्ट किस तरह से करना है। सो दैट इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन, कि हम लोग जो है वो जो पेपर का जो टाइम मैनेजमेंट है, जो क्लॉक मैनेजमेंट है, उसको भी हम लोग समझ लें। तो एक आधा कोई और क्वेश्चन पूछ लें, बिकॉज इट्स 9:30 एंड आई वांट कि मैं आपको 40 मिनट के सेशन के अंदर अंदर ही मैं आपको जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी इसके फौरन इसके साथ ही समझा दूं। सर हमारे स्कूल वालों ने बहुत बार अबाउट यूजिंग ब्लैक पेन्स एंड मार्कर्स हमें मना किया, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली, इवन आई वांट टू सी यूट्यूब वीडियोस एंड दे वर लाइक यू डोंट हैव टू यूज इट। सो आई एम प्रीटी कंफ्यूज्ड। ब्लैक से मना किया है? जी, ब्लैक से मना किया है। No. Black and blue are allowed. There is no question about it. Black and blue are allowed. जी, anything else? Any other question? सर ये जो है कि मतलब आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं, जैसे शॉर्ट में अगर आपने लिखने हैं तो आप क्वेश्चन लिख के फिर आंसर लिख लें। Yes, आप लिख सकते हैं, but otherwise you can avoid writing the question. और मैं पर्सनली ये सजेस्ट करता हूँ कि आप क्वेश्चन ना लिखें, आप सिर्फ उसका यहाँ पे जो आपको उसका जो पार्ट है, सब पार्ट नंबर है, वो आप यहाँ पे लिखें एंड स्टार्ट राइटिंग द आंसर। तो सर ये मार्जिन लाइंस लगा सकते हैं? मार्जिन लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देखें ये आपकी कटिंग लाइन है, इससे यहाँ इससे तो बाहर आप किसी सूरत में निकल ही नहीं सकते ना, तो आप इसको समझेंगे दिस इज द बॉर्डर। तो अगर आपकी प्रैक्टिस है कि अब देखें ना, यहाँ पे ये आपकी ऑटोमेटिकली एक बॉर्डर लाइन लगी हुई है, दिस इज द मार्जिन लाइन। लेकिन आपको अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप बेशक फुट्टे के साथ यहाँ पे लाइनें लगा भी दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दिस इज द मार्जिन लाइन ऑटोमेटिकली। ठीक है, पहले ये होता था ना कि वो पेपर्स जो है। जी यस सर कि हम जैसे कि ब्लैक या ब्लू से एक ही मार्कर से पूरा पेपर लिखते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है? कोई इशू नहीं है, आप सिंपल ब्लू यूज कर लें, सिंपल ब्लैक यूज कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दोनों यूज करें तो वो ज्यादा बेहतर है। All right, so I'm going to minimize this screen and I'll share another screen, वो PowerPoint की फॉर्म में है, and I want to tell you the time management कि आपने ये 3 आवर्स का जो पेपर है इसको मैनेज किस तरह से करना है। और फिर हमारा बिकॉज आपको ऊपर क्लॉक भी शो हो रहा होगा, we have roughly 9 minutes, तो उसमें हम लोग उसको डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें we will talk about question number 1। ठीक है, so let me share that screen with you, the other screen, so that we can talk about the paper pattern. Okay, so is the screen visible to everyone? Yes, sir. Yes sir. Okay. Yes, sir. Okay, so this was for the 9th class, और ये हम आपकी आ गई है 10th class की। Okay, so without wasting any time, without any kind of delay or any kind of cliche discussion, तो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन होगा दैट इज ऑफ MCQs, एंड इसके लिए तो जो इसका जो टाइम है दैट इज डेजिग्नेटेड,
मतलब 20 मिनट्स आपके पास टाइम होगा, और 20 मिनट्स जब तक खत्म नहीं होंगे आपको अगला पेपर नहीं मिलेगा। बेशक आप 5 मिनट के अंदर एमसीक्यूज करें, बेशक आप 10 मिनट्स के अंदर करें, जितने मर्जी आप टाइम में करें। अब आपने ये 15 नंबर के जो एमसीक्यूज हैं इनको आपने 20 मिनट में किस तरह से करना है। 15 आपके सवाल हैं, 20 आपके पास मिनट हैं। सो दिस मीन्स कि आप मैक्सिमम जो 1 मिनट एक और साथ ही साथ आपने क्या करने हैं, बबल्स भी फिल करने हैं। तो आप इस तरह से करें कि 1 मिनट के अंदर आपका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो, 1 मिनट में आप उसमें से आंसर भी फाइंड आउट कर लें और आप उसको फिल भी कर लें, तो फिर आपके एमसीक्यूज पूरे होते हैं। जो बाकी जो रिमेनिंग के 5 मिनट्स हैं, इसको इसको मैं बोलता हूँ फ्लोटिंग टाइम। ये आपका टाइम जो 5 मिनट है ये फ्लोट कर रहा होता है कि कहीं पे आपको 1 मिनट की बजाय 60 सेकंड्स की बजाय आपको 70 सेकंड्स लग गए, कहीं पे 75 सेकंड्स लग गए, कोई क्वेश्चन आपने 60 सेकंड्स की बजाय 40 सेकंड्स में कर लिया। तो ये 5 मिनट्स का आपका जो है ऊपर से फ्लोटिंग टाइम होता है। लेकिन आपकी प्रैक्टिस इस तरह से होनी चाहिए कि 1 मिनट के अंदर आपका एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाए। जब ये बबल शीट्स नए नए आए थे बैक इन 2016-17, एट दैट टाइम आई यूज्ड टू टीच इन अ कॉलेज, मैं कॉलेज में पढ़ाता होता था। द टीचर्स दे यूज्ड टू कॉल मी क्रेजी कि यार आप मतलब यू आर क्रेजी। बट मैं क्या करता था, आई यूज्ड टू हैव दैट फोन, और फोन के अंदर क्या होती थी, स्टॉप वॉच होती थी। और जो क्लास के 4-5 बच्चे ऐसे थे कि जो हमारे हाई अचीवर्स होते थे, आई एम नॉट सेइंग कि मैंने सब बच्चों के साथ ये प्रैक्टिस की है, बट कुछ बच्चे ऐसे होते थे मैं उनको क्वेश्चन देता था और मैं स्टॉप वॉच पे चेक करता था कि वो आपने क्वेश्चन है तो उसको आपने स्टॉप वॉच पे जो है वो चेक करना है कि आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं या नहीं। तो अब उस लेवल पे तो ऑब्वियसली आप नहीं जा सकते, बट आपकी प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि आप 20 मिनट्स के अंदर जो है वो एमसीक्यूज आप 15 के 15 एमसीक्यूज पढ़ भी लो और उनको आप अटेम्प्ट भी कर लो। अब तरीकाकार क्या होता है कि आप जैसे ही आपके पास पेपर आता है, आप क्वेश्चंस को पढ़ते जाते हैं और जिस पे आपको 100% श्योरिटी होती है उसको आप साथ साथ अटेम्प्ट करते जाते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, आपको अच्छे से आता है, उसको फौरन अटेम्प्ट कर दो। 2 आता है, उसको फौरन से अटेम्प्ट कर दो। 3 नहीं आता, आगे गुजर जाओ। ये नहीं कि 3 के ऊपर बैठ जाओ, नहीं। 3 आपको नहीं समझ आ रहा, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, आगे की तरफ मूव कर जाओ। 4th आता है, फौरन अटेम्प्ट करो। 5th आता है, तो ये आप जो फर्स्ट आपका राउंड है, फर्स्ट राउंड के अंदर ही आप 15 में से 5, 6, 7, 8 जितने आप एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे आप लोग पबजी खेलते हो ना, तो फर्स्ट राउंड के अंदर ही आप जितने एमसीक्यूज को एलिमिनेट कर सकते हो, उनको आप न्यूट्रल कर सकते हो, न्यूट्रलाइज कर सकते हो, उनको आप फर्स्ट राउंड में न्यूट्रलाइज कर दो। अब उसमें क्या होगा कि उसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर ही आपने कुछ 6-7 एमसीक्यूज कर लिए होंगे। उसके बाद आप उसको दोबारा पढ़ना स्टार्ट करें। अब दोबारा पढ़ना स्टार्ट करें, कुछ क्वेश्चन फिर बीच में ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको 2 में कंफ्यूजन होती है कि यार बी ऑप्शन है या सी है, ए है या बी है। उस तरह के क्वेश्चन को देखें, उस तरह के क्वेश्चन को देख के उसमें से डिसाइड करें कि बी और सी में से कौन सा ठीक है, उसको कर लें। फिर उसके बाद ऐसे क्वेश्चन की तरफ आए जिसका जवाब आपको बिल्कुल ही नहीं आता, जिसका आपको पता है जहां पे आपने तुक्के लगाने हैं। तो जो तुक्के वाले क्वेश्चन होते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे शुरू में तुक्के लगाना शुरू कर देते हैं। तो बेटा आपने शुरू में तुक्के नहीं लगाने, आपने जो तुक्के वाला काम है वो आपने लास्ट पे रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन की तरफ आते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन का ये साथ साथ मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी दी हुई है और उसके सामने सामने जो मैंने टाइम है वो भी रिकमेंड किया हुआ है, ठीक है। और ये आपको सिर्फ मैं ही बताऊंगा, और इसके अलावा आपको कोई भी टीचर जो है, मैं तो समझता हूँ कि टीचर्स के ज़हन में कभी ये ख्याल भी नहीं आया होगा कि इंग्लिश और उर्दू का जो पेपर है उसकी इस तरह से मैथमेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाई जा सकती है। तो लास्ट टाइम मैंने पिछले साल ये मेरे जहन में एक आइडिया आया और मैंने बैठ के इस पर सोचा, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों को गाइड किया, 9th 10th के बच्चों को गाइड किया, और अभी आपको मैं गाइड कर रहा हूँ। तो कॉम्प्रीहेंशन का जो क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का होता है बेटा, 6 नंबर की आपकी समरी है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो है वो 12 नंबर के आपके क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। अब 5 मिनट हैं आपके पैसेज को पढ़ने के। 5 मिनट किस चीज के हैं, पैसेज को पढ़ने के। 15 नंबर है समरी को अटेम्प्ट करने के। और उसके बाद चूंकि आपने 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, 3-3 नंबर के। तो हर क्वेश्चन आप 5 मिनट में अटेम्प्ट करेंगे और 4-5 20 मिनट में आप जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। दोबारा से एक बता रहा हूँ, 5 मिनट में आपने पढ़ना है पैसेज को, 15 मिनट में समरी, और उसके बाद जो है वो 20 मिनट में आपने 5-5 मिनट एक एक क्वेश्चन को देके आपने ये इस तरह से 40 मिनट में आपने ये करना है। उसके बाद पोइट्री और पैराफ्रेज है। तो 2 नंबर की पैराफ्रेज है, 4 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। 10 मिनट में आप करें पैराफ्रेज, 10 मिनट में करें आप शॉर्ट क्वेश्चन। ये 10 मिनट पैराफ्रेज के लिए बहुत ज्यादा है, इसमें से आई नो कि आपका टाइम थोड़ा सा बच जाएगा, लेकिन चूंकि स्टैंजा होता है, स्टैंजा थोड़ा ट्रिकी भी होता है बाज दफा, तो आप 20 मिनट्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन करें। मैक्सिमम 20 मिनट से ऊपर नहीं जाना चाहिए आपका। ये जो टाइम रिकमेंडेड है, ये आपका एक तरह से कह लें कि इससे ज्यादा आपने टाइम नहीं लगाना।
उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें नरेशन है, फॉर्म ऑफ द वर्ब है और डू एज डायरेक्टेड वाला क्वेश्चन है। तो 4-4 नंबर के ये तीनों कंपोनेंट्स हैं, 12 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है। तो 7-7 मिनट में आप करें। ये 21 आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे मैंने 21 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप जो है वो 20 मिनट में आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है, 20 मिनट में आपका ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। उसके बाद बेटा लेटर राइटिंग है, इसके लिए आपके पास 25 मिनट्स हैं। और जो आपका पैराग्राफ या जो ट्रांजिशन वाला जो क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन है, उसके लिए बेटा आपके पास 15 मिनट्स हैं। ऐसे राइटिंग जो है 10 नंबर का क्वेश्चन है, उसके लिए आपके पास 35 मिनट्स हैं। तो अगर आप मेरे इस बताए हुए तरीके के मुताबिक आप अपना पेपर करते हैं तो आपके पास 5 मिनट्स जो हैं ये प्रूफ रीडिंग के लिए भी बच जाएंगे। 5 मिनट्स आपके पास पेपर को प्रूफ रीड करने के लिए, उसमें कोई कुछ कमी पेशी रह गई है तो उसको देखने के लिए भी आपके पास 5 मिनट का टाइम बच जाएगा। तो ये इस तरफ से ये मार्क्स आपके नीचे आ रहे हैं, इनको आप गिने तो ये आपके 75 मार्क्स बनते हैं। और इधर से ये जो नंबर्स हैं 20, 40, 20, 20, 25, 15, 35 और ये 5 मिनट ये मिला के ये आपके 180 मिनट्स बनते हैं। तो ये है बेटा प्लान, आपने इसी प्लान को जहन में रखना है और इसी के अकॉर्डिंगली ही आपने कोशिश करनी है कि आप अपना पेपर जो है वो अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो अभी वी हैव रफली 2.5 मिनट्स, तो उसमें कोई क्वेश्चन आपका है तो जल्दी से पूछ लें। ये सेशन हम इसी तरह बातचीत कर रहे होंगे और ये सेशन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद आप जो है वो आफ्टर 2 मिनट्स ब्रेक, ठीक है, 2 मिनट्स ब्रेक जो है वो आप दोबारा इस सेशन को, इसी लिंक को यूज करते हुए आप क्लास को ज्वाइन करेंगे और फिर आगे हम जो है वो अपने नेक्स्ट जो टारगेट्स हैं उसकी तरफ हम मूव कर जाएंगे। जी सर मैं क्वेश्चन इज दैट जो आपने बोला है कि 20 मिनट्स हमारे पास एमसीक्यूज के होते हैं, तो ये टाइम मैनेजमेंट जिस तरह आपने बताया, ये 20 एमसीक्यूज और जो क्वेश्चन पेपर देने के दरमियान 5 मिनट जो है वो एग्जामिनर भी लगा देते हैं, उसका फिर हम टाइम कैसे मैनेज करेंगे? देखिए वो इसी तरह से मैनेज होता है ना कि अगर आप देखो आपने अगर अपना क्वेश्चन 20 मिनट्स के अंदर अटेम्प्ट कर लिया है एंड यू आर वेटिंग फॉर द सब्जेक्टिव पेपर, तो फिर तो आपका टाइम कम वेस्ट होगा ना। लेकिन ये है कि अगर आप वो अभी तक उस क्वेश्चन से आप निकले ही नहीं है, आप वो पेपर अभी कर रहे थे, आपसे पेपर आगे छीन लिया, अगला पेपर आपको दे दिया, तो वो आप हौच पौच में होंगे, तो वो हौच पौच जो है वो भी आपको क्या करती है, काफी ज्यादा डिस्टर्ब करती है। तो सर इसलिए एमसीक्यू यहाँ पे तो आप देखें, हो जाते हैं। यहाँ पे आप देखें ना कि ये जो 5 मिनट्स हैं, ये मैंने 5 मिनट्स दोनों जो कंपोनेंट्स हैं उसके इंटरवल पे ये 5 मिनट्स इसलिए रखे थे। और दूसरी बात ये है कि ये एक सजेस्टेड है, ये आपको रिकमेंडेड है। इसमें ऑब्वियसली जो है वो यहाँ से आपके कुछ 1-2 मिनट बच जाएंगे, यहाँ से आपके 1-2 मिनट बच जाएंगे। तो लेकिन ये कि आपके पास कुछ ना कुछ तो प्लान होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो आपके जहन में हो। आप ऐसे बिल्कुल हौच पौच पे तो ना चल रहे हो ना कि आपने कॉम्प्रिहेंशन को लिखना स्टार्ट किया, आपने उस पर घंटा लगा दिया, फिर आपने देखो टाइम थोड़ा रह गया है, फिर उसके बाद आपने आके ऐसे राइटिंग में कॉम्प्रोमाइज कर दिया उस चीज को। तो ऐसा एटलीस्ट आपके साथ नहीं होना चाहिए, ठीक ओके है। सर। हाँ, अब ये एमसीक्यूज हैं तो इसमें देखें 20 मिनट्स हैं, तो उसमें भी आप 15 मिनट में, आप 12 मिनट में करेंगे तो जो आपको 20 में की बजाय आपको अगर 18 मिनट्स बने हैं तो दिस मीन्स के वो 2 मिनट आपके जो जाया हुए हैं पेपर मिलने शिलने में, तो वो उसका आपके पास कोई ना कोई फिर सोल्यूशन होता है। जी हारिस, वी आर इन द लास्ट मिनट। जिसने कोई क्वेश्चन पूछना है क्विकली पूछ ले, बिकॉज इट्स द लास्ट 60 सेकंड्स एंड एनी टाइम द क्लास कैन। फेडरल बोर्ड में नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती बेटा। यस। All right, so join me back using the same link after 2 minutes break. पानी शानी पी लें, मैं भी पानी शानी पी लूँ, गर्मियाँ हैं, तो हम हर सेशन के बाद 2 मिनट्स की ब्रेक करेंगे और फिर उसके बाद we will be back again, ठीक है। तो okay, see you again.